हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ, यानी कि रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा। ये चैप्टर जैसे कि आप जानते हैं हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके हैं। काफी चीजें हम जो है यहाँ पर पढ़ चुके थे। लास्ट लेक्चर में हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे थे, वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, अच्छे से पढ़ लिया था। फिर हम एटम्स के बारे में पढ़ रहे थे कि एटम्स में क्या होते हैं, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। क्या क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 3 हमारे क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड किया जाता है, प्रोटॉन कैसे फाइंड किया जाता है, न्यूट्रॉन कैसे फाइंड किया जाता है। कि अगर हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन एटम है हमारे पास, क्या है? ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है। क्या है एटॉमिक नंबर? 8। तो अब इसमें जो है इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं, कैसे पता लगाएंगे हम? कैसे पता चलेगा हमें कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं और इसका एटॉमिक नंबर कितना है वो तो हमें पता चल रहा है, लेकिन मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या क्या है, कैसे पता लगाएंगे? देखो, इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है और प्रोटॉन किसके बराबर होता है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये ऑक्सीजन एटम क्या है, न्यूट्रल है, उदासीन है, यानी कि इसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं। और दूसरी तरफ ये ऑक्सीजन एटम है जिसमें क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी तरफ ये ऑक्सीजन एटम है जिसमें नेगेटिव चार्ज। तो अगर हम इस एटम की बात करें तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या भी क्या होगी, 8 होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, 8 होगी। और इसका मास नंबर क्या होता है, 16 होता है। मास नंबर क्या होता है, 16 होता है। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, 16 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 8। कैसे निकालते हैं, a माइनस जेड करके, जहां a क्या डिनोट करता है, मास नंबर को, और z से हमें क्या पता चलता है, एटॉमिक नंबर। ठीक, z यानी कि ये 8 जो है ये z है और ये a क्या है, 16 जो है वो a। वैसे ही कहा जा रहा है यहाँ पर इन दोनों में ही न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालो। अब देखो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, 8 होगी, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। यहाँ पर भी 8 होगी क्योंकि प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है, परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। ठीक, अच्छा, ये टॉपिक हम इसीलिए जल्दी जल्दी अभी पढ़ रहे हैं क्योंकि हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, अच्छे से पढ़ चुके हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं, सारे फॉर्मूलाज पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। ठीक, कोई कंफ्यूजन होगी तो आप पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते हैं। देखो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर थी, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रल एटम है। लेकिन यहाँ पर एटम जो है न्यूट्रल नहीं है, यहाँ पर क्या है, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है। तो प्रोटॉन की संख्या तो 8 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या आएगी, 8 में से जो चार्ज है उसको माइनस कर देंगे। पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस करेंगे, नेगेटिव चार्ज होता है तो ऐड करते हैं। कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए हमारे पास। कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। सेम यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हम निकालें तो देखो टोटल हमारे पास प्रोटॉन कितने हैं, 8, प्लस चार्ज कितना है, 2, है ना। माइनस चार्ज को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। अब न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाली जाएगी, देखो न्यूट्रॉन की संख्या जो एटॉमिक मास है उसमें से 8 हटा दो, कितना आ गया, 8। यहाँ पर भी सेम 8 ही आ जाएगा। ठीक, तो समझ आया कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है, और सॉरी एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। ये चीजें समझ आ गई होंगी, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं। ठीक, इतना हो गया, आ गया। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक जो कि है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो जो हमारा केमिकल कॉम्बिनेशन है उसके क्या क्या लॉज है। देखो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमारे पास 5 बेसिक लॉज है। ठीक, 5 बेसिक लॉ कौन कौन से, देखो, लॉ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड इज गवर्न्ड बाय फॉलोइंग 5 लॉज। क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट
एलिमेंट्स क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, जो हमारे तत्व होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं एलिमेंट। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलता है तो H2O बनाता है, यौगिक बनाता है। तो वैसे ही हम क्या बोल रहे हैं कि एलिमेंट जो है आपस में कंबाइन करते हैं और एक यौगिक बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। इज गवर्न्ड बाय फॉलोइंग 5 बेसिक लॉज। तो ये जो प्रोसेस है कैसे कैसे होती है, 5 बेसिक लॉज पे ये 5 जो हमारे बेसिक लॉज हैं उनके द्वारा गवर्न की जाती है। ठीक, अब ये 5 बेसिक लॉ क्या है, इन पांचों बेसिक लॉ को हमें एक एक करके अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। ठीक, पहला है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगला है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। और इसी की तरह एक और हमारा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन और एक मल्टीपल प्रोपोर्शन। अगला हमारा गे लुसेक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ दिया, गे लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। नाम क्या था साइंटिस्ट का, गे लुसेक, और इसीलिए लॉ का नाम भी क्या है, गे लुसेक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। तो ये गैस के वॉल्यूम के लिए होता है, गैसों के आयतन के लिए होता है। अभी क्या होता है ये तो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, और लास्ट है हमारा एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो हमारे साइंटिस्ट थे तो उन्होंने भी एक लॉ दिया था, उनका ये लॉ बहुत ही फेमस लॉ है। ठीक है, तो ये सारे ही हमारे, इनमें से सबसे फेमस लॉ कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक, अब ये जो कंजर्वेशन ऑफ मास है और डेफिनेट प्रोपोर्शन का लॉ है, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। जब हम क्लास 9th में केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, 9th 10th में, तो वहां पर हमने ये लॉज के बारे में पढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक, चलो पहले इसको आप क्या कर लो, एक साइड में नोट कर लो सारे लॉज को, उसके बाद एक एक करके लॉज को हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए कीजिए इसे। चलिए तो बढ़ते हैं पहले लॉ की तरफ। तो पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि क्या, हमारा द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत। अब ये क्या होता है, देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, यह कहता है कि जो हमारा मास है, द्रव्यमान है, ना तो उसे उत्पन्न किया जाता है ना ही नष्ट किया जा सकता। ठीक, यानी कि अभिकारक, जो हमारा अभिकारक होता है के बराबर होता है, उत्पाद के बराबर होता है, के बराबर होता है, उत्पाद के बराबर होता है। तो बेसिकली ये लॉ कहता क्या है, ये लॉ हमें यही बताता है कि जो भी हमारा मास है वो ना तो कभी उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, वो हमेशा क्या रहता है, हमेशा रहता है, बस अपनी क्या अवस्था में चेंज करता है, अवस्था को बदलता रहता है। ठीक, मास ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब ना वो उत्पन्न होता है ना वो नष्ट होता है, लेकिन मास तो है ना कुछ तो है, तो वो चेंज होता है, वो सिर्फ अपनी अवस्था को चेंज करता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। दो चीजें हमने यहाँ पर, ना तो वो नष्ट होता है ना उत्पन्न होता है, पहली चीज, यानी कि मास नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है। ठीक, दूसरी चीज हमने पढ़ी कि ये सिर्फ क्या करता है, अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है, यानी कि ये सिर्फ अपनी फॉर्म में चेंज करता है। जैसे कि हम कह रहे हैं एक पेड़ है, देखा जाए तो ये भी क्या है, एक मास है। समझने के लिए हम इस तरीके से समझ सकते हैं, एक पेड़ है, ये भी क्या है, हम क्या कह रहे हैं कि इसका भी कुछ मास है। ठीक? अब धीरे धीरे ये पेड़ क्या होता है, ड्राई होता है, ड्राई होता है। ठीक है, अब ड्राई होता है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होता है, वाटर रहता है, कुछ ना कुछ वाटर रहता है, वाटर। अच्छा, इसका 100% मास कैसे है, 100% मास किससे मिलकर के बना है, देखो कुछ मास जल में है ना, हम कहें कि ये जो है इसकी 30% में क्या है, जल है। ठीक, इसके 20% में क्या है, इसके 30% में क्या है, वुड है यानी कि लकड़ी है। इसके 30% में क्या है, बाकी के हम कह सकते हैं कि पत्तियां हैं, लीव्स हैं।
ठीक, बाकी के 10% में इसकी क्या है, अन्य चीजें हैं। ठीक, तो इस प्रकार ये इन चीजों से मिलकर के क्या बना है, हमारा पेड़ बना है। जैसे जैसे हम क्या देखेंगे, धीरे धीरे क्या होता है, जब पेड़ सूख जाता है तो इससे पानी क्या होता है, चला जाता है, तब इसका इतना ही मास बचेगा। यानी कि इतना मास खत्म हो गया क्या, नहीं, ये मास क्या हो, ये 30% वाटर था, ये इवेपोरेट हुआ, कहाँ गया, एटमॉस्फेयर में ही तो गया। एटमॉस्फेयर की चीज एटमॉस्फेयर में ही तो रही, वायुमंडल में ही तो रही। ठीक, दूसरी चीज हम कह रहे हैं कि पत्तियां झड़ गई, जितनी भी हमारे 30% क्या पत्तियां थी वो सारी झड़ गई। क्या पत्तियां झड़ने से इसका मास में कुछ वो आया, इसका मास तो कम हुआ, लेकिन क्या वो मास नष्ट हो गया, वो 30% मास था जो वो पृथ्वी से हट गया, बिल्कुल नहीं। वो जो 30% मास था, वो पत्तियां जो है वो पृथ्वी पे ही तो गिरी हैं, पत्तियां जो गिरी हैं वो पृथ्वी पे ही तो गिरी हैं। ठीक, यानी कि वो पत्तियां भी क्या है, अभी तक हमारी पृथ्वी पर भी है, यानी कि ये मास भी खत्म नहीं हुआ। उसके बाद जो है, जब हम इस पेड़ को काट देते हैं, उसके बाद उसकी सूखी लकड़ियां होती हैं। ठीक, और 10% जो अन्य चीजें हैं, हम मान लेते हैं 10% चीजें जो है हमारे एटमॉस्फेयर में मिल गई, लेकिन मिली तो एटमॉस्फेयर में ही है ना। ठीक, अब बाकी की जो 30% लकड़ी थी, हमने कहा इन लकड़ियों को हमने क्या कर लिया, बर्न कर लिया, जला लिया। अब हम कह रहे हैं कि अब इस पेड़ का कोई नामो निशान नहीं है, तो इसका कोई मास, इसका 100% जो मास था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं, जो था 100% जो इसका मास था, द्रव्यमान था, क्या वो क्या हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, नष्ट हो चुका है, नहीं हो चुका, क्योंकि ये 10% क्या है, अभी भी एटमॉस्फेयर में। ये जो लीव्स, ये जो झड़ियां, ये अभी भी एटमॉस्फेयर में, इन्हें जो है कीड़े मकोड़े खाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो भी एटमॉस्फेयर में ही है, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, वो भी एटमॉस्फेयर में ही है। ठीक, चौथी चीज, इसमें जो जल था, इसमें जो वाटर था, वो भी इवेपोरेट हो गया, जल वाष्प बना, तो कहाँ गया, इन्वायरमेंट में ही तो गया, मिला तो इन्वायरमेंट में ही। ठीक, और चौथी चीज हमने कहा, जो लकड़ियां हमने जलाई, तो उन लकड़ियों से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, साथ ही क्या बना, ऐश बनी, यानी कि राख बनी। तो दो चीजें बनी, तो ये भी किससे बनी, इसी लकड़ी से ही तो बनी है। फिर वो राख क्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, लेकिन रहेगी तो धरती पर ही रहेगी ना। यानी कि मास, ये जो इसका 100% मास था, ना तो ये किसी ने बनाया, ना ही किसी ने नष्ट किया, ये बना हुआ है, ये अपने आप नष्ट होगा, अपने आप ये चीजें मिल करके दोबारा कुछ और चीज में परिवर्तित होगी। सिर्फ क्या कर रहा है, ये जो मास है ना, इसका 100% जो इसका मास था, उसने क्या किया है, सिर्फ अपनी अवस्था को बदला है। मास तो वही रहा, मास तो 100% ही था। अब क्या है कि अभी तक क्या था कि मास एक ही जगह पर था 100%, अब क्या हो गया, मास कई जगहों पर चला गया, लेकिन अभी भी क्या है, मास पूरा 100% ही है। ठीक, लेकिन क्या हुआ है, उसने सिर्फ अपनी अवस्था में परिवर्तन किया है। जैसे कि लकड़ी थी पहले, अब लकड़ी जल करके कार्बन डाइऑक्साइड बन के गैसीय अवस्था में आ गई, ऐश बन गया, ये कैसे ठोस अवस्था में आ गया। ठीक, पत्तियां बन गई, पत्तियां नीचे झड़ गई, नीचे पड़ गई, सिर्फ क्या करती है, चेंज करती हैं अपनी अवस्था में, अपने अवस्था में सिर्फ परिवर्तन करती है। बाकी मास उतना का उतना ही रहता है। इसीलिए हम कहते हैं मास ना तो डिस्ट्रॉय होता है, ना ही क्या होता है, ना ही उत्पन्न होता है। ठीक, अगर हम एक सेब की बात करें, हमारे पास क्या है, एक सेब है या एक आम है या कुछ भी कोई फ्रूट है, जब हम उस फ्रूट को खाते हैं, हम कह रहे हैं कि ये फ्रूट का मास है। अब हम इस फ्रूट को खाते हैं, ठीक, तो उस फ्रूट को खाते हैं तो आधा मास तो हमारे अंदर चला गया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मास डिस्ट्रॉय हो गया, हमारे अंदर से भी वो बाहर निकलेगा उसका मास। ठीक, फिर वो दूसरी जगहों पर जाएगा, लेकिन मास तो उतना ही रहेगा। कुछ छिलके जो है हमने फेंक लिए, वो कीड़े मकोड़ों ने खा लिए, कुछ माइक्रोब्स ने खा लिए, लेकिन माइक्रोब्स भी तो यही प्रेजेंट है ना। ठीक, तो इससे आप सिर्फ इतनी बात आपको समझनी है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि मास जो है, पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी चीजें हैं, उनका मास ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस वो अपनी अवस्थाओं में परिवर्तन करता है। ठीक, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। हम इसको क्लास 9th 10th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ रहे हैं। आगे हम फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर भी ये लॉ हमें देखने को मिलेगा। 12th में जाएंगे तो वहां पर भी हमें लॉ देखने को मिलेगा। 12th के बाद आप ग्रेजुएशन में जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे, पीएचडी में जाएंगे, तो हमेशा आपको ये लॉ क्या कांस्टेंट है, ये हमेशा देखने को मिलेगा। ठीक, इसीलिए एक बार अगर समझ आ जाएगा तो समझ आ जाएगा। ठीक, चलो, इतनी बात समझ में आई कि मास नीदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही
चलिए, दिस लॉ वाज प्रपोज बाय एंटनी लेवियोजर। तो हमारे साइंटिस्ट थे एंटनी लेवियोजर जिन्होंने ये लॉ दिया। अब इन्होंने क्या कहा दैट मैटर, कोई भी पदार्थ है, कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। तो कोई भी हमारा पदार्थ है, ना तो उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं। ठीक, वी कैन ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ मैटर इनटू अनदर फॉर्म। हम केवल मैटर की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में उसको परिवर्तन करते हैं। ठीक, और इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जो कि हम यहाँ पर लिख चुके हैं कि अभिकारक का मास यानी कि रिएक्टेंट का जो टोटल मास है वो प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद के टोटल मास के बराबर होगा। ठीक, केमिकल रिएक्शन आर बैलेंस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। इसी प्रकार से इस लॉ के ही वजह से क्या होता है, जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक, चलो यहाँ पर हमने क्या कहा कि जो रिएक्टेंट है के बराबर होता है प्रोडक्ट के। जैसे कि हम कह रहे हैं कि कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2। अब क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? तो कार्बन एक है इधर, इधर भी कार्बन एक, इधर ऑक्सीजन दो है, इधर ऑक्सीजन दो है। बैलेंस करना आता है ना, क्लास 10th में हम सीखते हैं बैलेंसिंग, फर्स्ट चैप्टर में ही है बैलेंसिंग कि कैसे रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। ठीक, चलो साथ ही साथ हम सीखते तो रहेंगे ही, कुछ नई चीजें आएंगी तो बैलेंसिंग में ही हम सीखते रहेंगे कैसे रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक क्या है हमारा, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक, प्रोडक्ट उत्पाद क्या है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब हम कह रहे हैं देखो कार्बन का मास कितना है, 12। क्या है, कार्बन का मास 12 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना, 16 इंटू 2 कितना हो गया, 16 टू या 32 प्लस 12 44U। टोटल मास इधर कितना बचा, 44U कहें या 44 ग्राम कहें, जो भी हम यहाँ पर ले लें। ठीक, इतनी बात समझ में आई। चलो अब हम आगे बढ़े, प्रोडक्ट का मास क्या है, क्या प्रोडक्ट का मास भी उतना ही है? लॉ के हिसाब से, लॉ में हमने क्या पढ़ा, जो हमारे जो एंटनी लेवियोजर साइंटिस्ट थे उन्होंने तो ये लॉ दे दिया। उन्होंने क्या कहा, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। ठीक, क्योंकि मास नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। चलिए, तो रिएक्टेंट का मास तो हमने देख लिया 44U। क्या प्रोडक्ट का मास भी वही है, देखो 12 कार्बन का प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 2। अरे ये तो सेम हो गया 44U। दोनों क्या हो गया, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का मास क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक, चलो ये रिएक्शन तो हो सकता है, चलो इस रिएक्शन में हो सकता है, दूसरी रिएक्शन में ना हो। चलो एक और रिएक्शन करके देखते हैं, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। बैलेंस कर लेते हैं, देखो हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन इधर भी दो है, बैलेंस। ऑक्सीजन इधर दो है, ऑक्सीजन इधर एक है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। चलो ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं, लो हो गई हमारे ऑक्सीजन बैलेंस। ठीक, क्या हो गया, दो ऑक्सीजन हो गई, दो ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन 4 हो गई, तो ये लो भाई, हो गई 4 हाइड्रोजन, हो गई। ठीक है, चलो अब इनका जो है मास हम निकालते हैं और देखते हैं क्या रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर है या नहीं है। ठीक, होगा तो सही है, नहीं होगा तो लॉ क्या हो जाएगा, गलत प्रूव हो जाएगा। ठीक, चलो 2 इंटू हाइड्रोजन का कितना मास होता है, 1। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है तो है, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, 16, 16 इंटू 2 क्या हो गया, 16 टू जा 32 प्लस 4 36U। इतना आ गया इसका मास 36U। देखो इनका भी इतना ही है क्या, 2 इंटू, देखो हाइड्रोजन कितना है, 1 इंटू 2 प्लस 16 कितना हो गया, 16 प्लस 2 18 इंटू 2 18 टू जा 36U। अरे रिएक्टेंट का मास किसके बराबर आ गया, प्रोडक्ट के मास के बराबर आ गया। यानी कि ये लॉ क्या है, बिल्कुल सही है, सही तो है ही। खैर ठीक, तो अब आपको क्या समझ आया यहाँ पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जो हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो क्या कहता है कि मास यानी कि जो भी हमारा पदार्थ है उसका जो भी मास है, द्रव्यमान है, ना तो हम उसे उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसे नष्ट किया जा सकते।
वो बस क्या करता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, यानी कि वो सिर्फ अपनी अवस्था में बदलाव करता है। तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि जो अभिकारक का मास होगा, अभिकारक का जो भी द्रव्यमान होगा वो उत्पाद के बराबर होगा। रिएक्टेंट किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट के बराबर होगा। अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पर दो एग्जांपल हमने लिए, एक C+O2 और एक H2+O2। अगर हम कोई भी रिएक्शन ले, किसी भी रिएक्शन को ले, हर रिएक्शन में हमें यही देखने को मिलेगा कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। देखो यहाँ पर हमने हाइड्रोजन गैस ली, ऑक्सीजन गैस ली, और ये दोनों ने मिलाकर के क्या बना दिया, वाटर बना दिया। तो दोनों तो अलग अलग थी ना, हाइड्रोजन गैस अलग थी, ऑक्सीजन गैस अलग थी। जब ये कंबाइन हुए, इसीलिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है ना, कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो जब ये कंबाइन हुए, आपस में मिले, तो क्या बनाया इन्होंने, पानी बनाया, वाटर बनाया। ठीक, अब देखो ये दो अलग चीजें हैं, मिल करके एक चीज बना रही है, लेकिन फिर भी इन दोनों का मास भी 36 है, और इस पूरे का जो इन्होंने नई चीज बनाई है मिल करके, इसका मास भी क्या है, 36 है। ठीक, चलो इतनी बात समझ में आई, समझ में आई। देखो नॉर्मली कैसे समझ सकते हैं, जैसे जब हम सब्जी बनाते हैं सब्जी, तो सब्जी बनाने में हम क्या यूज कर रहे हैं, अगर हम आलू यूज कर रहे हैं, एक आलू और एक प्याज यूज कर रहे हैं, एक आलू प्याज की सब्जी बना रहे हैं, इसमें क्या डाल रहे हैं, ऑयल डाल रहे हैं, मसाले डाल रहे हैं। ठीक, ऑयल मसाले डाल रहे हैं, और साथ में इसमें क्या दे रहे हैं, गैस इसे दे रहे हैं। गैस से क्या मिल रही है, इसे हीट मिल रही है। फिर ये सब्जी क्या हो रही है, पक रही है, तो मिल करके क्या बनाएगी, एक सब्जी, एक इसमें सब्जी बना रही है। ठीक, गैस जो हो रही है यूज, गैस यहाँ पर क्या हो रही है, यूज हो रही है। ठीक, तो जो हमने डाला वही तो बनेगा। ठीक, कोई नई चीज थोड़ी ना बनेगी, यानी कि जो हमने डाला है उन्हीं से रिलेटेड चीजें तो बनेंगी, बाकी कोई और अलग चीज थोड़ी ना बन जाएगी। ठीक, चलो थोड़ा बहुत समझ आया होगा तो बहुत अच्छा। चलिए अब आप इसे नोट कर लीजिए, और जो है आप इसे भी नोट कर लीजिए कि यह सिद्धांत कहता है कि किसी भी बंद व्यवस्था में, किसी क्लोज्ड सिस्टम में द्रव्यमान सदा ही संरक्षित रहता है। क्या रहता है, मास हमेशा डिपॉजिटेड रहता है, संरक्षित रहता है। वह ना तो घटता है और ना ही बढ़ता है, ना घटता है और ना ही बढ़ता है। ठीक, द्रव्यमान क्या रहता है, सदा संरक्षित रहता है, ना बढ़ता है और ना ही घटता है। दूसरी चीज, द्रव्यमान का ना ही सृजन हो सकता है, यानी कि ना ही हम इसे क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज, परंतु वह आपस में पुनर्व्यवस्थित अवश्य हो सकता है। लेकिन आपस में क्या हो सकता है, पुनर्व्यवस्थित हो सकता है। किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में सारे अणु तथा परमाणुओं का वजन प्रतिक्रिया के पूर्व तथा पश्चात समान ही रहता है, यानी कि अभिकारक और उत्पाद का हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है वजन। ठीक, परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं, वह कहीं बिल्कुल नहीं होते, वह कहीं लुप्त बिल्कुल नहीं होते, और ना ही अपने आप पैदा हो जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वह कहीं विलुप्त नहीं होते और ना ही अपने आप पैदा हो जाते हैं। ठीक, वही चीजें हैं जो हमने अभी पढ़ी। मास ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अभिकारक का मास जो है वो द्रव्यमान, सॉरी, अभिकारक का जो द्रव्यमान है वो उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर रहेगा। ठीक, रिएक्शन में इस प्रकार से ही रिएक्शन। चलिए तो नोट कर लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं अगले लॉ की तरफ। आगे बढ़े अगले लॉ की तरफ। चलो अगला लॉ है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी कि निश्चित अनुपात का नियम। क्या है, निश्चित अनुपात का नियम। अब यह क्या कहता है, देखो ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, ये नियम जो है जोसेफ प्रोस्ट ने प्रपोज किया था। It is said that a given compound always contain exactly the same proportion of element by weight, or the same compound always contain the same element combined in a ratio। जो भी हमारा क्या होगा,
वन कंपाउंड होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम प्रोपोर्शन में होगा, सेम मात्रा में होगा वेट में, जो हमारे एलिमेंट्स है उनके, ठीक। और द सेम कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट, और सेम कंपाउंड में हमेशा सेम एलिमेंट होंगे, कैसे, फिक्स रेशियो में, उनका रेशियो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। जैसे कि हम कह रहे हैं कि H2O वाटर, तो वाटर का जो रेशियो है वो रेशियो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, हमेशा सेम होगा। अब वाटर हम कहीं से भी ले ले, अब ये जो वाटर है हम आरओ का पानी ले लें, है ना, किसी नदी का पानी ले लें, किसी तालाब का पानी ले लें, गटर का पानी ले लें, कोई भी पानी ले लें, इनका H2O का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यही एक सिंपल सा नियम यही हमें बताता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर बाय वेरियस मेथड। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे वायुमंडल में अनेक प्रकार से पैदा होती है। जैसे पहले वो जो है रेस्पिरेशन से, जब हम सांस लेते हैं, तो जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो भी हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, रेस्पिरेशन। दूसरी चीज, जब कोई भी ईंधन क्या होता है, जलता है, बर्निंग ऑफ फ्यूल, यानी कि जब किसी ईंधन का दहन होता है तभी भी क्या निकलती है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक। रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट विद एसिड, और किसी भी अम्ल के साथ जब मेटल कार्बोनेट, जब किसी भी अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का रिएक्शन होता है तो वहां पर भी हमें देखने को मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है। तो ऑल दी सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन ओनली टू एलिमेंट, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो जितने भी हमने ये सैंपल लिए, कौन कौन से सैंपल, जब हमने सांस बाहर लेते हैं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जब हम किसी फ्यूल को जलाते हैं, कोई फ्यूल यानी कि ईंधन है उसका जब हम दहन करते हैं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जब हम धातु की क्या करा, धातु बाइकार्बोनेट की या मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन कराते हैं अम्ल के साथ तो भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है। तो जितने भी हमारे ये सैंपल है जहां से हमें कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है, हमेशा वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है किससे बनी होगी, कार्बन और ऑक्सीजन से ही बनी होगी। उनका रेशियो 3:8 ही होगा, हमेशा क्या होगा, हमेशा 3:8 ही होगा, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी हो, रेशियो हमेशा सेम ही होगा। इसीलिए इसे निश्चित अनुपात का नियम कहा जाता है कि इसमें क्या होता है, एक निश्चित अनुपात रहता है, एक रेशियो क्या होता है, डेफिनेट रेशियो रहता है, निश्चित अनुपात रहता है, ठीक। चलो इस बात समझ में आई। जैसे कि हमने कहा कि अगर हम H2O लें यानी कि जल लें, ठीक, कहाँ का जल ले, आरओ ले, नाली का पानी ले, नदी का पानी ले, तालाब का पानी ले, ओशन का पानी ले, कोई भी पानी हम ले, किसी भी प्रकार का पानी हम ले, हमेशा उसमें क्या होगा, H2 होंगे और एक ऑक्सीजन होगा, है ना, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। और हमेशा रेशियो क्या रहेगा इसका, हमेशा सेम रहेगा, किसी भी रिएक्शन में कुछ भी हो जाए, हमेशा इसका रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इतनी बात समझ में आई, कोई कंफ्यूजन, अभी तक कोई कंफ्यूजन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने पढ़ा, ठीक, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, वो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा निश्चित अनुपात का नियम, ये आपको समझ में आ गया कि हमेशा क्या रहेगा, जो ये एलिमेंट है तो कंबाइन होंगे, उनका मास हमेशा क्या रहेगा, उनके मास का जो रेशियो है हमेशा सेम, ठीक, हमेशा सेम रहेगा, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी। हिंदी में पढ़ लेते हैं। निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ डेफिनेट, स्थिर अनुपात का नियम हम इसे कह सकते हैं, यह बताता है निश्चित या स्थिर अनुपात, क्या कह सकते हैं हम, स्थिर अनुपात का नियम। बहुत अच्छा रहेगा आप लिखिए स्थिर अनुपात का, स्थिर अनुपात का नियम यह बताता है कि किसी रासायनिक यौगिक में के घटक तत्वों के भार हमेशा एक निश्चित अनुपात में होते हैं, चाहे यौगिक का स्रोत कुछ भी हो। क्या होते हैं, इसके जो घटक होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, वो हमेशा एक निश्चित अनुपात में रहते हैं, चाहे स्रोत या मात्रा कुछ भी हो, ठीक है, चाहे उसका स्रोत सोर्स कोई भी हो, उसकी अमाउंट कुछ भी हो, लेकिन वो हमेशा क्या रहेंगे, एक निश्चित अनुपात में रहेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा दोनों टॉपिक जो भी आज हमने पढ़े हैं। अगर नहीं आया है तो आप मुझसे आने वाले अगले सेशन में पूछ सकते हैं इसके बारे में। बाकी के लॉ हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।